हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साद। इन्होंने अपनी पीएचडी आइजर भोपाल से कंप्लीट की है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से, और इनका जो स्पेसिफिकेशन था वो था फिलोसफी। ठीक है, तो आज हम साद भैया से बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज में और क्या क्या रिसर्च चल रही है। ठीक है भैया, तो आइए सब लोग वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर साद का। हेलो भैया। थैंक यू। कैसे हेलो, हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो कुछ चल नहीं रहा है, बट रिसेंटली मतलब जैसे पीएचडी होती है तो पीएचडी होने के बाद एक नई दुनिया का मतलब वो कहते हैं कि एक नई दुनिया की शुरुआत होती है कि आगे आपको क्या करना है, काम क्या करना है। तो ये एक मसला तो है ही है। उसके साथ साथ जो पीएचडी का एक जो फ्लो था वो टूट जाता है कि एक जिंदगी जो बंधी हुई थी 4-5 सालों के अंदर में वो एक नई दुनिया की तरफ ले जा रही है। तो मतलब ये दोनों डिलेमा है अभी कि एक नई दुनिया में जाना है और एक जिंदगी को हम छोड़ के भी जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा काफी फिलोसॉफिकल आंसर था आपका। ठीक है भैया, तो आप अपना थोड़ा पीएचडी के बारे में आप अपना बताइए, अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और ये भी बताइए कि आगे आपका क्या स्टेप होगा इसके बाद, पीएचडी के बाद। मैंने मतलब पीएचडी की मतलब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज यहाँ पे डिपार्टमेंट बोलते हैं, और मेरी पीएचडी का मतलब जैसे दर्शन या फिलोसफी में मैंने पीएचडी की। तो ये जो 5 साल की जो जर्नी रही है, मैंने काम किया था, एक स्पेसिफिक फिलोसोफर है और उसका नाम है इमैनुअल कांट। तो उसका एक आइडिया है कि मैंने देखा था कि जो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, क्वेश्चन ऑफ जिसको बोलते हैं कि क्वेश्चन ऑफ टाइम और डेस्टिनी, इस पे मेरा काम है। तो मैंने देखा था कि आइडिया ऑफ गॉड या फिर क्वेश्चन कैसे फिट होता है हमारे नेचुरल साइंसेस में, कि क्या आइडिया ऑफ गॉड को बस हम एक बिलीफ की तरह मानते हैं, या आइडिया ऑफ गॉड ये जो कॉजल चेन जिससे वर्ल्ड चलता है, उस मतलब कहते हैं कि जो सक्सेसिव कॉज चलता है दुनिया के अंदर में, क्या इस कॉजैलिटी के अंदर में आइडिया ऑफ गॉड फिट करता है या नहीं। तो ये मेरा सवाल था, और मैं देख रहा था कि क्वेश्चन ऑफ टाइम बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आइडिया ऑफ गॉड को रेज करता है। अब मैं टाइम को ऐसे सवाल कर रहा हूं कि मैं टाइम को बस एक क्लॉक टाइम की तरह नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं टाइम को एक लिव्ड एक्सपीरियंस के तौर पे देख रहा हूं। मिसाल के तौर पे जैसे पंचतंत्र में कहा गया है कि यद अभावी न तद भावति। सो इन अ सेंस के जो आप करते हो वैसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक पास्ट भी है और एक फ्यूचर भी है। तो मैं देख रहा हूं कि कैसे इंसान लिव्ड एक्सपीरियंस हमारा टाइम के नोशन को अंडरस्टैंड करता है, और इसमें आइडिया ऑफ गॉड कहाँ पे फिट होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट ये अगर शॉर्ट में बताना हो तो ऐसा बताएंगे हम। ओके। तो इसमें मतलब जैसे कुछ फिलोसोफर हैं हमारे पास, उन्होंने अपना कुछ मतलब कुछ थियरीज दी, कुछ नोशंस दिए। आप लोग क्या करते हो उस नोशंस को जो हमारे मॉडर्न एज के हिसाब से या मॉडर्न जो एरा हमारा चल रहा है उसमें फिट करने की कोशिश करते हो, ऐसा क्या? ये उसमें क्या होता क्या है? डेटा एनालिसिस होती है या क्या होता है? अब इसमें दो चीज है। एक, जब एक प्योर थ्योरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अब थ्योरी कैसे काम कर रही है, जैसे थ्योरी जब भी काम करती है एक यूनिवर्सल्स के फॉर्म में काम करती है। डेटा जो हो गया वो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है या बताता है। तो थ्योरी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है एक टाइम के बाद जाने में, बट मोटा मोटी थ्योरी का जो काम है वो एक बड़े यूनिवर्सल आइडिया को कैसे समझ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं, हमारी थ्योरी ज्यादातर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में होती है। फॉर एग्जाम्पल के अब फिलोसफी में ये सवाल आ गया कि क्वेश्चन ऑफ बिलीफ क्या है। राइट। तो ये बड़ा सवाल आ गया अब ये मुद्दा। अब क्वेश्चन ऑफ बिलीफ को समझने के लिए क्या बिलीव एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस के जरिए हो सकता है, या बिलीव कोई साइकोलॉजिकल एंटिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि क्योंकि आइडिया ऑफ बिलीव तो इंसान के तो कहते हैं ना कि इंडियन फिलोसफी में कहते हैं कि आइडिया ऑफ बिलीव का सारा रिलेशन इंसान के मस्तिष्क से है। मतलब चिंतन यहाँ से ही होता है। तो अगर हम देखें कि कॉग्निशन कैसे रिप्रेजेंट करती है आइडिया ऑफ बिलीफ को, एक तो है कि लोग मान रहे हैं यूटिलिटी के फॉर्म में, लेकिन बिलीफ हम कैसे जान रहे हैं, एक सब्जेक्टिव फेनोमेना जिसको कहते हैं कि अब एक फिलोसोफर था, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स। मैथमेटिक्स में एक मेथड चलता है कार्टेशियन मेथड। राइट। तो डेकार्ट्स ने कहा था कि दुनिया जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल जो बॉडी है उसको बोलता था वो रेस एक्सटेंसा, मतलब ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो एक्सटेंड हो रही है। और माइंड जो है उसको वो कहता है कि रेस कॉजिटांस, नॉन एक्सटेंडेड, क्योंकि माइंड तो वही है। तो कहता है कि जो दुनिया का जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है ये दोनों के बीच में डिवाइड है। बॉडीज अपने आप में एक्सटेंड हो रही है लेकिन माइंड एक जगह पे फिक्स है।
कॉग्निशन फिक्स है जो नॉन रिप्रेजेंटेड है, और कॉग्निशन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये दुविधा आई, अब कॉग्निशन चीजों को कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये मॉडर्न फिलोसफी का सबसे बड़ा सवाल था जो डेकार्ट्स ने डाला। और इसको मतलब कांट ने अलग तरीके से, जिस पे मेरा काम है, उसको उसने अलग तरीके से समझा। तो ये मोटा मोटी मतलब बहस यहाँ से चली आ रही थी फिलोसफी के अंदर। ओके ठीक है भैया, तो काफी अच्छे से आपने बताया। तो आप कैसे इस वाली जर्नी में आए? फिलोसफी मैंने बीए किया था दरअसल इसमें लिंग्विस्टिक्स में। तो मेरा काम था जनरल सेमेंटिक्स पे, लैंग्वेज कैसे काम करती है, कि एक लैंग्वेज में एक वर्ड अगर आपको दे दिया गया है, उस वर्ड के अलग अलग सिलेबल हैं, और ये वर्ड मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है। तो मैंने ग्रेजुएशन में जब स्टार्ट किया था तो मुझे लैंग्वेजेस पढ़ी, मैंने जर्मन पढ़ी थी मैंने, तो मुझे जर्मन आती थी। तो फिर मैंने थोड़ी रशियन पढ़ ली, फिर मैंने थोड़ी फ्रेंच पढ़ ली, तो मुझे लैंग्वेज में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वहां से मतलब जब मैंने जर्मन किया तो मुझे एक टाइम पे जर्मन फिलोसफी में बड़ा इंटरेस्ट रहा। तो अब मैं देख रहा था कि ये कोपरनिकन रेवोल्यूशन जो हो रहा है या न्यूटोनियन रेवोल्यूशन, ये कहीं हद तक फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। न्यूटन का आइडिया ऑफ लाइबनिज और न्यूटन का जो फेमस डिबेट है, तो इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा, और इसी मतलब सफर को मैंने आगे बढ़ाया। फिर बीए से फिर मैं मास्टर्स में जंप किया, फिर मैंने थीसिस लिखी लॉ ऑफ कंटिजेंसी पे, फिलोसफी के अंदर में जो प्रॉब्लम थी, तब जाकर मैंने फिर वहां से फिर आगे भी अपने। और आप ये भी बता दीजिए, आप आपका बैचलर्स मास्टर्स कहाँ से था, फिर आप वहां से मैंने कैसे आए? हाँ, मैंने बैचलर्स किया दिल्ली से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मास्टर्स और एमफिल मैंने जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी अभी आईआईटी भोपाल से। राइट। तो मुझे एक चीज और जानना है भैया, साथ भैया, कि जैसे आपने बताया कि आपको लैंग्वेजेस सीखने में उनकी फिलोसफी पढ़ने में, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फिलोसफी है उसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आता था, राइट? और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर्स में कुछ लैंग्वेजेस सीखी हैं, तो वहां से आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव भी बहुत ज्यादा खुल जाता है, राइट? तो आपने क्यों ये डिसाइड किया कि मुझे आगे भी पढ़ना है? क्यों आपने जॉब नहीं ली? एक तो ये था कि मतलब आप इसको कहेंगे कि भाई इंसान के अंदर में चुल होती है छोटी सी, कि आगे जानना है चीजों को। ठीक है। तो एक जानने की इच्छा जो होती है वो थी। मतलब एक तो था कि मेरे जो साथी वगैरह थे वो लोग मतलब ज्यादा लैंग्वेजेस से जॉब कर रहे थे, हाँ, और वो अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि एक चीजों को जानने का और सोचने और समझने का जो है ना, कि अपने नॉलेज के एक्सपैंड को कैसे आगे और बढ़ाना है और इसको कैसे एक्सटेंसिव बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई सब्जेक्ट चूज किया जाए। तो शुरुआती दौर में मैंने हिस्ट्री चूज किया था, लेकिन हिस्ट्री क्या हो गया, एक टाइम पे मुझे बोर करने लगा, परेशान करने लगा, और मुझे लगा कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कोई कंटेंट है नहीं। तब मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी लिया कि मुझे सोसाइटीज को देखना है। फिर मुझे उसमें भी मजा नहीं आया। फिर जाके एक सौम्या पांडे नाम का एक लड़का था, तो वो आया और बोला कि शायद तुम ये किताब पढ़ो। तो जैसे ही उसने मुझे एक किताब दी, मतलब इट वाज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ फिलोसफी, तब मैंने मतलब देखा कि ये छोटे छोटे आइडियाज कैसे डेवलप हो रहे हैं फिलोसफी में। तब वहां से जाके मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि भाई फिलोसफी कोई ऐसी चीज है जिसको पढ़ना और समझना अपने आप में ही एक जिंदगी है। तो मैंने बोला क्यों ना एक अलग जिंदगी चूज किया जाए, फिलोसफी की जिंदगी। तो फिर आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो फिलोसफी, और फिर उसके बाद आप आगे अपनी जर्नी आपने बढ़ाई। तो जैसे भैया आपने बताया कि आपको बुक्स, एक बुक आपको मिली जो आपके दोस्त ने आपको रिकमेंड किया, फिर दिया आपको। इससे पता चल रहा है कि आप बुक्स वगैरह पढ़ने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। कोई ऐसी बुक, मतलब कुछ ऐसी आप लिस्ट ऑफ बुक्स बता सकते हो क्या जिसको ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में कुछ करना है या फिर जाना है उनको इनिशियल स्टेज के लिए, उनको क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या? मेरा ये मानना है कि अगर मतलब पहले तो ये मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर में हो गया, जो मैं मतलब मैंने साइंस इंस्टीट्यूट में आके देखा। मैं 3 महीने तक आईआईटी बॉम्बे में भी रहा, फिर वहां मैं छोड़ दिया पीएचडी। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर में ये रहता है कि ह्यूमैनिटीज का मतलब है कि लैंग्वेज को सही करना। ये बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। आप इस मिसकंसेप्शन से मतलब लोगों को दूर हो जाना चाहिए। ह्यूमैनिटीज का मतलब लैंग्वेज को समझना नहीं है। ह्यूमैनिटीज एक ब्रॉडर साइंस है। आप इसको ऐसे समझिए, ह्यूमैनिटीज एक ब्रॉडर साइंस है जो इंसान के सब्जेक्टिव लॉ को समझता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दी, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ मटेरियल लगे हुए हैं, राइट। तो ये मटेरियल उसका नेचर है। अब ये फिजिक्स या मैथमेटिक्स का काम है कि उस नेचर को कैलकुलेट करे या उस नेचर के
पदार्थों में मतलब इंट्रोगेशन करे। राइट। लेकिन ह्यूमैनिटीज इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेरी आइडिया ऑफ सब्जेक्टिव साइड ऑफ दैट नॉलेज, कि अब मैं कैसे सोच रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो जो सब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे देख रहा है या कैसे समझ रहा है उसको, ये मतलब ह्यूमन साइंसेस का सारा कोर है। मिसाल के तौर पर अगर आप एंथ्रोपोलॉजी देख लें, तो एंथ्रोपोलॉजी ये देखती है कि एक सोसाइटी के अंदर में लॉस कैसे बन रहे हैं, उसका रेगुलेशन कैसे बन रहा है, वो सोसाइटी जी कैसे रही है, उस सोसाइटी के अंदर में सोचने और समझने की क्षमता क्या है, या जैसे हम टाइम को समझते हैं, जैसे हम डेस्टिनी को समझते हैं, मॉडर्न साइंस जैसे चीजों को समझ रहा है, काउस को जैसे हम समझते हैं, तो वो सोसाइटी कैसे उस काउस को समझती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि काउस का मतलब है कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो काउस को उल्टा समझती है, जैसे मिरेकल्स में मानती है, मिथ्स में मानती है। तो एंथ्रोपोलॉजी ये देखती है कि क्या ये सोसाइटी का जो कलेक्टिव नॉलेज है ये मॉडर्न साइंस के साथ फिट करता है या नहीं। तो अब इसकी भी पढ़ाई एक तरह की मतलब अब ये सब्जेक्टिव स्टडी हो गई चीजों को समझने के लिए। फिलॉसफी एक उससे ऊपर की साइंस है। फिलॉसफी का सारा मामला ये है कि कैसे एक यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्सल लॉ दिया जाए जिसके जरिए हम ये सब्जेक्टिव नॉलेज और ऑब्जेक्टिव नॉलेज को यूनाइट कर सके, जिसको हम लोग कोरिलेशन भी कह सकते हैं, कैसे कोरिलेट करें दो अलग अलग एंटिटी। राइट। वैसे मैंने बुक्स के बारे में पूछा था, अगर आप बुक्स बता पाए कुछ इनिशियल स्टेज, जिसको जाना है, जिसको इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे आप पहले मेरा 2 क्वेश्चन एक और बीच में आ गया कि आपने 11th-12th में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे? मैंने साइंसेज ली थी, मतलब लेकिन फिर साइंसेज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। और साइंसेज मतलब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ओके। और मेरे नंबर भी अच्छे थे, मेरे मतलब 90% नंबर थे, मतलब वो पीसीएम में, और मैथ्स वगैरह मेरे अच्छे थे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग करना था, लेकिन मुझे शौक नहीं था इंजीनियरिंग करने का। ओके। तो मैंने फिर वहां पे छोड़ दिया साइंस। मुझे लगा कि ये मेरे मतलब मेरी पर्सनालिटी के लिए सही है ही नहीं है, या फिर मेरे सोचने के लिए सही नहीं है। ओके। तो आपने नया राइट। आप बताइए कि बुक्स कौन सी आप रिकमेंड करना चाहोगे? एक दो अगर आपके मन में आती है। अगर आप फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं तो आई विल से कि मतलब चूंकि बहुत मोटी, मतलब आप कौन सी फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो उसके लिए क्या नाम है ये बुक का, ये दास गुप्ता की किताब है। दास गुप्ता की अलग अलग वॉल्यूम में आपको किताब मिलेगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। इसमें 7 स्कूल के बारे में बताया है इंडियन फिलोसफी के, खासकर मतलब शुरुआत से आप चारवाक हो गया, लोकायत हो गया, बुद्धिज्म हो गया, अद्वैत वेदांता हो गया। आप अद्वैत वेदांता में भी अलग अलग स्कूल हो गए, तो एक ये पढ़ सकते हैं। एक दत्ता एंड चटर्जी की बहुत कॉन्साइज बुक आती है इंडियन फिलोसफी के लिए, जो जनरली प्रेफर की जाती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इंडियन फिलोसफी को अगर हिस्ट्री जानना है, बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, और अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो फिर आप पुराने टेक्स्ट में जाइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अभी केमिस्ट्री मैथ करके निकला हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पता करना है कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा है नहीं। तो अगर आपको कम टाइम में पढ़ना है तो आप दत्ता एंड चटर्जी किताब आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी, उसको आप उठा लीजिए। या फिर अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप दास गुप्ता की अलग अलग वॉल्यूम में दी गई है, आप उन दोनों में से किसी को। राधा कृष्णन की भी किताब है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी भी इंडियन फिलोसफी पे किताब है। या अगर आप कोई स्पेसिफिक थिंकर को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले आपको स्कूल को जानना जरूरी है, ट्रेडिशन को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अद्वैत वेदांता को नहीं जानेंगे तो आप ब्रह्मसूत्र को पढ़ना बेकार है। तो मैं बोलूंगा कि आप पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी जरूर पढ़ें। और अगर वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छी एक बर्टार्ड रसेल की किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी। या फिर आप अलग अलग वॉल्यूम में पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेडरिक कॉपलस्टन, उसकी 1 से लेके 11 वॉल्यूम तक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। उसमें आपको ग्रीक, अर्ली ग्रीक फिलोसफी, जिसमें आपके एटोमिस्ट आ जाएंगे, अरिस्टोटल आ जाएगा, कांट, मतलब जितने भी प्लेटो वगैरह है, ये पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी खास थिंकर में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लेटो को उठाइए। प्लेटो की, अब जैसे आपके क्वेश्चन स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो प्लेटो के डायलॉग्स उठाइए, वो आसान भी है। रिपब्लिक आप पढ़ सकते हैं, थिएटस है, फेडरस है, किसी भी मतलब ऐसी किताब को उठा सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज भी काफी ब्रॉड एरिया है, बहुत ब्रॉड है। ये तो मैंने सिर्फ आपको मतलब फिलोसफी की किताबों का बताया, वो भी जनरल। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ एक अलग चीजें निकलती है। आप उसमें आप मतलब एंथ्रोपोलॉजी में आप ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर और भी मतलब जिन्होंने लिखा है इसके बारे में। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मतलब इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, एक कैम्ब्रिज का एडिशन आता है, उसको आप देख सकते हैं।
पॉलिटिकल थिंकर्स को देख सकते हैं। और हम लोग तो मतलब आमतौर पे ये प्रिंस का नाम सुना होगा, द प्रिंस, मैकियावेली की प्रिंस हो गई, और वोल्टायर को पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को। तो किताबें तो बहुत हैं और लोग जानते भी हैं, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन में घुसना चाहते हैं तो आई विल से कि उस डिसिप्लिन की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि किसी भी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर आप मतलब उसको मतलब डिसिप्लिन को आप मतलब कहते हैं ना कि छान सकते हैं फिर पूरी तरीके। तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपने किया, फिर उसके बाद आपने ह्यूमैनिस्टिक वाला एरिया चूज किया, फिर उसके बाद आप आगे गए और आप जो ह्यूमैनिटीज वाली ब्रांच थी आपने इसको चूज किया, और आप फिर आगे आपने अपनी पीएचडी खत्म की। और भैया अब ये बताइए, जैसे इतना आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि आप अगर मैं टिपिकल फैमिलीज की बात करूं, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर लेते हो 11-12, तो उनका मेन फोकस रहता है कि आपको इंजीनियरिंग कराएं या फिर आप साइंसेस बैकग्राउंड में ही जाएं। आपकी फैमिली में ये कैसे लिया गया? मतलब आपने जब ये कहा कि मुझे ये आर्ट के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जाना है, तो उन्होंने इसको कैसे परसीव किया? एक तो पहला ये था कि मतलब क्योंकि पापा का ये था कि भाई तुम इंजीनियरिंग ही कर लो, और इंजीनियरिंग मतलब एक हम लोगों के सोसाइटी में और समाज में एक तरह का मतलब ये मैं कहूँगा एक मिथ है कि लड़का जब 12वीं करता है तो उसे या तो डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं, और या फिर उसे साइंस में भेज देते हैं कि मतलब बहुत नीचे गया बच्चा तो साइंस तो पढ़ लेगा। तो ये मिथ मेरी फैमिली में भी था कि भाई आप या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फिर नेचुरल साइंसेज में चले जाओ। और मेरा एडमिशन हो भी गया था बीएससी वगैरह में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। लेकिन मैंने मतलब एक तो बहुत मुश्किल हुई कि भाई अपने माँ बाप को समझाना कैसे कि भाई ह्यूमैनिटीज वगैरह में भी कैरियर है। राइट। तो उनका जो बेसिक कंसर्न ये रहता है कि आप अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको जॉब कौन देगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आप क्या कर पाओगे? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर भी लोगे तो आपको कौन जॉब देगा इसकी भी गारंटी नहीं है। ये भी सही है, ये भी मुद्दा है। तो अब आप उनको मतलब क्योंकि हमारे जो माँ बाप होते हैं ज्यादातर वो फ्यूडल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका माइंडसेट फ्यूडल हो जाता है। लेकिन अब द गुड थिंग इज अबाउट मॉडर्निटी के ये डायनामिक चेंज ला रहा है कि अब कोई भी आगे बढ़ सकता है, कि अगर आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास एक नई बात कहने के लिए है, तो आई थिंक यू कैन प्रूव देम रॉन्ग सिंपली, एंड दैट्स व्हाट यू नो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव देम रॉन्ग। एक तो मेरा इंटरेस्ट भी था, दूसरा ये था कि अगर आप उनको समझा सकते हो, बिकॉज यू कैन टेल देम कि दुनिया बदल रही है, एक डायनामिक दुनिया में आ रहे हैं जहाँ मतलब आपको ये नहीं सोचना आपको करना क्या है। So I think if you can really convince them and if you can tell them कि, और वो convincing power आपके अंदर में आना चाहिए। It's not कि your father and mother is not going to, you know, they are never going to understand what you are trying to pursue further. So आपको बोलना पड़ेगा and then I think you have to convince them basically. A bargain would be a good word to use. कि आपको bargain करना पड़ेगा अपने माँ बाप के साथ। तो आपने कैसे bargain किया था? मतलब क्योंकि आपने जब ये चूज किया, क्या ये हमेशा से था कि चल के पीएचडी करेंगे, या फिर एमफिल के बाद आपने मतलब सोच रखा था क्या कि इसमें कुछ ना कुछ आगे रिसर्च तक ले जाएंगे ये वाला करियर? नहीं, जब मैंने मतलब बैचलर्स किया और जब मैं मास्टर्स की तरफ मतलब बैचलर्स लास्ट ईयर में जाने लगा, तो मेरा मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पीएचडी भी कुछ होती है। तो ये मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ब्लर इमेज था। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे बस पढ़ना था, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। आई थिंक आई वाज गेटिंग मोर, मतलब एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ दर्शन सही में आ रहा था कि भाई कुछ आ रहा है, आगे आ रहा है, आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बट चूंकि आप एकेडमिया में आते हो तो आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि जैसे ही मैंने मास्टर्स किया और मैं इंटर हुआ एकेडमिया में, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मतलब एक तरह का एक पैटर्न बना हुआ है और आपको लग गया कि आप इस सिस्टम में फंसे हुए हैं। लेकिन ग्रेजुअली आई हैव रियलाइज कि बगैर इस सिस्टम में रहे हुए आप मतलब सिस्टम को नहीं जान सकते हो या फिर कुछ अपनी बात नहीं कह सकते हो। सो आई थिंक यू हैव टू स्टे इन द सिस्टम, एंड टू स्टे इन द सिस्टम यू हैव टू थिंक अबाउट पीएचडी। एंड आई थिंक एनीवन हु इज थिंकिंग टू स्टे इन द सिस्टम पर्टिकुलरली, उसको कुछ नई बात कहनी है, लिखना है, they should continue with PhD. Okay. तो वैसे एमफिल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि एमफिल में क्या होता है? एमफिल देखिए मास्टर्स का एक बड़ा सबसेट है।
तो जब हम लोग एमफिल में गए तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई एमफिल 2 साल का होता है जनरली। अब तो गवर्नमेंट ने हटा दिया है धीरे धीरे। तो एमफिल क्या करता था, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह से आपको थोड़ा वाबिस्ता कराता था और आपको पता लगता था कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी कोई चीज भी होती है। तो कहीं हद तक एक डिसकंटिन्यू होने का एक तरह का बड़ा नुकसान क्या है कि लोग मतलब रिसर्च के बारे में जान नहीं पाते अच्छे से। तो एक ये भी था। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ तो मतलब लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। बट लेकिन यहाँ पढ़ा रहे थे मतलब पीएचडी में, मुझे नहीं पता कि साइंसेज में क्या होता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह लोगों को पढ़ाया गया, वो भी लेट से। पर चूंकि मैं पढ़ के आया था तो मेरे लिए थोड़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब कि कैसे रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड आउट, प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं। और ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो जेएनयू में हम लोगों को बहुत पढ़ाया गया है इसके बारे में कि भाई आपको रिसर्च करना कैसे है। थ्योरी के लेवल पे आपको बताया जाता था कि रिसर्च में होता क्या है, आपको कैसे करना है, कैसे कोप अप करना है। तो ये चीजें बड़ा मतलब मुझे मतलब एक तो वो लगता था कि यहाँ पे वो थी नहीं, वो मतलब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर सीएफटीआईज वगैरह में ये थी नहीं। तो वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में एमफिल एक बड़ा अच्छा काम करता था, वो एक तरह का मतलब विजन देता था आपको आगे जाने के लिए। सो आई थिंक एमफिल समहाउ हेल्प्स। ओके, एमफिल तक तो चलिए ठीक था, फिर आपने जब पीएचडी ऑप्ट कर लिया, फिर आपके फैमिली वालों ने क्या कहा? फैमिली वाले देखिए मतलब मैं बोलता हूँ कि हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है। क्योंकि मेरे सिबलिंग्स थे तो एक तो ये था कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। क्योंकि मेरे से जब आपसे कोई बड़े लोग होते हैं, बहनें होती हैं या भाई होते हैं, तो थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा आप वो हो जाते हैं कि ठीक है मतलब इतना ज्यादा केयर नहीं करते हैं। बट देन आई विल से कि बहुत मतलब हर की सिचुएशन मेरी जैसी तो हो नहीं सकती है। राइट। सो आई विल से कि आप मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी चीजों को देखो। बट आई वुड से कि नेवर गिव अप व्हाट यू लाइक, सो परसू इट। मतलब रास्ता निकल आता है, मैं तो यही बोलूंगा। फिलॉसफी जो है वो पीएचडी को कैसे देखता है आपके हिसाब से? अगर आप मतलब एकेडमिक पीएचडी जो होती है उसको आप बोल रहे हो ना? हाँ। फिलोसफी है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए। तो अब ये मुद्दा है कि व्हाट इज फिलोसफी, ये सबसे अपना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसका कन्वर्सेशनल मीनिंग हो गया कि बस मुझे जानना है, राइट। एक वो हो गया कि हमें फिलोसफी जान के एक नए थॉट को पैदा करना है। बिल्कुल सही। तो मैं मानता हूँ कि फिलोसफी एक नॉन एकेडमिक डिसिप्लिन है। ओके। मतलब भले से उसको एकेडमिया में पढ़ाया जाता है लेकिन सवाल वो कर सकते हैं, बट वो नॉन एकेडमिक है। मतलब वो एक स्ट्रक्चरड डिसिप्लिन नहीं है। अब चूंकि आपको अगर फिलोसफी पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि भाई वो नॉन एकेडमिक, प्रॉपर नॉन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो नॉन एकेडमिक है तो मतलब आपके हिसाब से उसको सबके ही पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर फिलोसफिकल थिंकिंग अगर ना रहे तो इंसान रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा कि भाई जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी हाल में कुछ दिन पहले मैं एक बंदे को पढ़ा था, हेनरी पोइनकारे। सो हेनरी पोइनकारे जो था वो मैथमेटिशियन था। इवन आपने बाख का नाम सुना होगा, बाख, हेल्महोल्ट्ज। राइट। तो इन सारे लोगों ने एक हद तक फिलोसफी से काफी सारे प्रॉब्लम लिए हैं और लिखा भी। हाइजेनबर्ग की अपनी किताब है गईथे के ऊपर में, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर में। तो फिलोसफी जरूरी है। एंड आई थिंक व्हाट इज रियली लैकिंग इन इंडियन एकेडमिया इज दैट के उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग दी नहीं जाती है बच्चों को। सो बच्चे क्या आते हैं और मैंने ज्यादातर ये भी देखा कि भाई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन एक जो थियोरेटिकल नॉलेज हो, जो इंगेज करे सब्जेक्ट के साथ, वो नहीं है। तो कहीं हद तक वो सब्जेक्ट के साथ रिश्ता भी टूट जाता है बच्चे का कहीं हद तक। और वो बस एक सब्जेक्ट को एक मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे एक वर्कर जाता है इंडस्ट्री के अंदर में, वो ऐसा समझने लगता है। तो ये कहीं हद तक कमी है हमारे यहाँ। तो आपके हिसाब से इसको सही कैसे करना चाहिए? और आपने वो आंसर नहीं दिया कि पीएचडी को देखता कैसे है फिलोसफी या एक फिलोसोफर। मतलब जैसे मैंने कहा कि वो नॉन एकेडमिक डिसिप्लिन है। तो मतलब अगर अभी सोचेंगे तो वो नॉन एकेडमिक, प्रॉपर नॉन एकेडमिक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आप बोलो कि आप पीएचडी को कैसे देखते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर्ड प्लान है। और इस स्ट्रक्चर प्लान के अंदर में हम कुछ सवाल करते हैं, पेपर लिखते हैं और वो पेपर पब्लिश होते हैं, लेकिन थॉट नहीं रहता वहां पे। ओके। पेपर रहेंगे, थॉट रहेंगे। तो पीएचडी इज जस्ट अबाउट पेपर्स, पब्लिशिंग पेपर्स, बट देयर इज एक्चुअली लैक ऑफ कंटेंट और थॉट।
जो फिलोसफी अगर उसको देखेगी तो वो बोलेगी कि थॉट में वो रिगर नहीं है, कहीं हद तक वो लैक है। अगर आप उसको ये जवाब रहेगा फिलोसफी का। तो फिर आप जो अब जो हमारा पहले वाला सवाल था कि एकेडमिया में आप क्या फिर चेंजेस क्या करना चाहेंगे, कैसे वो थोड़ा बेहतर हो सकता है? एक जो बड़ा अभी काफी हद तक काम हो रहा है, लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। राइट। अब उसको ट्रांसडिसिप्लिनरी भी बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी भी बोलते हैं, कि अब दो अलग अलग डिसिप्लिन आपस में कैसे बातें कर रही है। राइट। जैसे साइंसेस के अंदर में ये हो रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे आपस में, बायोफिजिक्स है या फिर, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप ह्यूमैनिटीज को भी इसके अंदर में डालो तो आपके सवाल और खुलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांस डिसिप्लिनरी काम करो। इंटरडिसिप्लिनरी तो हो ही रहा है आपके अंदर में साइंसेस में, मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांस डिसिप्लिनरी करो, आप डिसिप्लिन के बियॉन्ड जाओ और सवाल को उठाओ कि अब ह्यूमन सोसाइटी और नेचर का फंक्शन दोनों अलग क्यों कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ दोनों को एक करके देखो आप, तब आपके सवाल और ज्यादा इंप्रूव होंगे और मुझे लगता है कि थॉट आगे बढ़ेगा। एंड मैंने देखा नहीं ज्यादातर, जितने भी डिपार्टमेंट हो रहे हैं, तो मेरे नजदीक क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठ के फिलोसफी की थीसिस लिखी जा सकती है अगर आपके सवाल अच्छे हों, अगर आप सवाल करना जानते हो। राइट। तो वो ट्रांस डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट जो है कहीं हद तक लैकिंग है, जो मुझे फील हुआ खासकर इन सारे इंस्टीट्यूशंस में। राइट। तो जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं इसके लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, उसमें क्या कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा है? नहीं, वो भी बेकार हो गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंप्लीट सेपरेट कर लिया है। राइट। वो बोलते हैं कि हम अगर ह्यूमन साइंसेस की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे, हम साइंस की नहीं बात कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्या ह्यूमन साइंसेस नेचर से सेपरेटेड है? बिल्कुल, बात तो अब वही कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि वो भी अपनी एक एरोगेंसी में बैठे हुए हैं कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं हमें लिटरेचर करेंगे और बैठे रहेंगे या लैंग्वेज बनाएंगे, तो वो अपने आप को अलग कर ले रहे हैं। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में ये हो रहा है। नेचुरल साइंसेज इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है कि वो अपने आप को अलग तरीके से बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच के एक तरह का वो है कि हमने कोना ले लिया है कि ये एक कोने पे बैठे हैं, ये दूसरे कोने पे। ब्रिज कैसे बनाया जाए आपके हिसाब से? ब्रिज बन सकता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा, आपको मेथड में बदलाव लाना पड़ेगा। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो नेचुरल साइंसेस को भी, क्योंकि आज देखिए मैं ये मानता हूँ कि नेचुरल साइंसेस कहीं हद तक दुनिया चलाती है। बिल्कुल सही। ह्यूमन साइंसेस नहीं चलाती। ह्यूमन साइंसेस एक पार्ट है दुनिया का, लेकिन नेचर के बारे में जैसे आप हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है या फिर जो भी चीज़ है वो इंजीनियरिंग से आ रही है या साइंसेस से आ रही है। तो अब अगर साइंसेस या इंजीनियरिंग वगैरह है, ये इसको ह्यूमन साइंसेस को अपने अंदर में लाती है और अपने सवाल को बदलती है, तो शायद कुछ अप्रोच में बदलाव हो सकता है। और आई थिंक मेरा ये मानना है कि खासकर जो इंडियन एकेडमी है वो अपने आप को बेहतर कर सकता है, और प्रिसाइसली बिकॉज आई थिंक के वेस्ट में आज भी वैसे ही काम हो रहा है, कैलकुलेटिव काम हो रहा है। राइट। इंडिया के पास अभी मौका ये है कि इंडिया चाहे तो अपने अप्रोच को ट्रांसडिसिप्लिनरी बना सकता है, कि हम अपनी एक अलग साइंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना एक अलग थॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि अगर पुराने एंशिएंट सोसाइटी में जाएं, जब इंडिया के अंदर में था, तो हमारा सिविलाइजेशन इसीलिए आगे बढ़ा क्योंकि हमने दोनों डिसिप्लिन को एक देखा। राइट। अब ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, क्योंकि हमारा जितना भी अप्रोच इन्फ्लुएंस हो रहा है वो कहीं हद तक वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ कि आप बातें करो, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू यूनाइट इट, कि आप अपना विजडम उसमें कितना डाल रहे हो। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल हमारा इम्प्रूवमेंट वो थोड़ा लैग नहीं करने लग जाएगा? आई थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा है फिलोसफी के लिए। टेक्नोलॉजी का जो सवाल है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कि टेक्निकल थिंकिंग। और टेक्निकल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग बहुत डिफरेंस है, इसमें पूरी बहस है। क्योंकि अगर आप देखो, हिस्ट्री देखो, पर्टिकुलरली साइंस की, न्यूटन के आने के बाद में फिजिक्स का मेथड बदल गया। राइट। उसने ज्योमेट्रिकल मेथड लगाया, बोला कि नाउ आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। राइट। तो उसने मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स में। उससे पहले फिजिक्स के मेथड में मैथ का कोई ये नहीं था, बड़ा रोल नहीं था। उसी तरीके से आज मैं बोल रहा हूँ कि आज जो भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है वो टेक्नोलॉजी से चल रही है। तो अब हमारा मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड से टेक्नोलॉजिकल मेथड हो गया है। राइट।
तो अब आप नेचर को कैसे देख रहे हो? अब एक फिजिसिस्ट जाएगा नेचर में तो वो नेचर को कैसे सोचेगा? समझ रहे हो आप? वो जो रिलेशन था ना, वो कहीं हद तक उसके बीच में एक तरह की अलग डिसिप्लिन आ गई है। तो हम एक ही डायरेक्शन में घुसते चले जा रहे हैं। राइट। तो टेक्नोलॉजी, और दूसरा ये कि जैसे विद कंप्यूटर्स, अब जैसे हम बोलेंगे कि टुडे एवरीवन नोज हाउ टू ऑपरेट अ रेडियो टेलीविजन, कि अगर रेडियो बनाने वाला आएगा वो रेडियो बनाकर आपको दे देगा, बट नो वन रियली वांट्स टू नो द कोरिलेटिंग लॉज। तो ये जो कोरिलेटिंग लॉ है, ये 4-5 फिजिसिस्ट ही जानते हैं, जो उसके स्पेसिफिक लोग रहते हैं, बाकी हर को यूज करना आता है। तो टेक्नोलॉजी आपको यूज दे रही है, वो उसका थॉट नहीं दे पा रही है। तो कहीं हद तक टेक्नोलॉजी ने एक पूरी पिक्चर को ब्लर कर दिया है। साइंस को ही अपने, मतलब होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी का जो मेथड है उसने साइंस को घेर लिया है। राइट। तो हम सोच नहीं रहे कि सोच ये नहीं वर्क रहे, कैसे हाँ, कर रहा है, ये नहीं, मेरा वर्क बस हमें यूज करना आ गया है, बस यूज का सारा मामला है। राइट भैया, बहुत ज्यादा डीप कन्वर्सेशन हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया ऐसे बातें करने में, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। एक और क्वेश्चन मेरे मन में अभी आया कि जब हम ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं या फिर ऐसे कुछ कोर्सेज की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुछ करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको एकदम निचोड़ लेता हूँ, उसमें मुझे ज्यादा ज्ञान मिलेगा अपेक्षाकृत में अगर 4 सब्जेक्ट मिला के पढ़ने की कोशिश करूँ? वो भी तो एक दिक्कत है ना। नहीं, अगर मेरा ये मानना है कि ये जो कहते हैं ना कि एक बाउंड्री खींच देना और इस बाउंड्री में फंसे रहना, राइट। लेकिन अगर आप बट एट द सेम टाइम यू वांट टू बी ग्लोबल, बिल्कुल, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा आइडिया ग्लोबल बने। तो मुझे लगता है कि ये बाउंड्री खींच देना या बाउंड्री को लगाना, ये कहीं हद तक ये ग्लोबल आइडियाज को रोक लेता है, और कहीं हद तक ये मतलब थॉट को भी रोकता है, बांध देता है। सो आई थिंक one should go with this idea of transdisciplinary, because transdisciplinary हम ये नहीं कह रहे कि आप खिचड़ी बना दोगे अलग अलग डिसिप्लिन, कई लोग बोलेंगे मिला के, नहीं, उससे हो सकता है आपके सवाल कुछ और हो, ठीक है, हो सकता है आप कुछ नई बात कह रहे हो। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखो इनका, मतलब जो CFTI नेचुरल साइंसेस, 50-60 सालों में हमने क्या एक नया आइडिया दिया है जो यूनिवर्सल आइडिया के तौर पे पेश हो सके? नहीं, कुछ नहीं दिया। हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। आप ये पूरे इंस्टीट्यूट को एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूट समझो, मतलब डोंट थिंक कि फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री अलग है या बायो अलग है। आप कलेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको कलेक्टिव सोचने के लिए इंस्टीट्यूट को एक जगह रखना पड़ेगा। राइट। तो आप कलेक्टिव कैसे सोच रहे हो? आप तो डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन बनाते चले जा रहे हो, बट व्हाट इज कलेक्टिवली द इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली गिविंग। 50-60 साल IITs को हो गए हैं, आप साइकिल बना रहे हो अभी तक। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंजीनियरिंग में आप खराब हो, बट आप सोचो कि आप एज एन इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन, या तो आप कंप्लीट टेक्निकलाइजेशन कर लो इंस्टीट्यूशन का, कि आप इसको इंडस्ट्री बना दो, या अगर आप सोच रहे हो तो आप नई बात क्यों कह रहे हो, कैसे नहीं कह पा रहे हो नई बात, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज टेक्निकल चीजें तो भाई टर्की जैसा देश भी बना रहा है। बिल्कुल सही बात। तो इंडिया में जब हमारे यहाँ इतने अच्छे एकेडमिशियन हैं, जो दिमाग वाले सोचने वाले लोग हैं, तो वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो या तो आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को टेक्निकल बना दो पूरी तरीके से, या इसको एक थॉट के लेवल पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी या फिर बड़ी यूनिवर्सिटी जैसा एक पिक्चर दो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, डिसीजन को रिकंसीडर करना पड़ेगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे देख रहे हैं। तोड़ के मत देखिए इंस्टीट्यूशन को एक कलेक्टिव होल देखिए। राइट। सो आई थिंक फॉर दैट, हाँ, बहुत अच्छा ये, और इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको एज अ होल इंस्टीट्यूट देखना है, और आप उस इंस्टीट्यूट से क्या देना चाहते हैं, एज अ कंट्री को क्या देना चाह रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। राइट। और अगर ऐसी जो आप कह रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं या फिर मीटअप्स हैं, अगर ये ऑर्गेनाइज की जाए पूरे इंस्टीट्यूट में, हर एक इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और जो ब्रिज है वो बनना स्टार्ट होगा, कि मैं आपकी रिसर्च जानूं, कोई मेरी रिसर्च जाने, और हम कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अगर हम लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। राइट। तो भैया ये तो था कि आपने बताया कि क्या कैसे क्या होना चाहिए। अब मुझे ये जानना है कि जैसे आपके इस ह्यूमैनिटीज वाली जर्नी में क्या चैलेंजेस थे आपके? चैलेंजेस मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि सामाजिक चैलेंज क्या थे, दो, प्रोफेशनल और पर्सनल, दोनों ही चैलेंजेस रहते हैं, दो ही प्रकार के चैलेंज होते हैं लगभग। एक प्रोफेशनल चैलेंज जो सबसे बड़ा लगा कि मतलब क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से उठ के एक अलग इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, तो यहाँ मैनर ऑफ थिंकिंग एंड मैनर ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम
वो बदल गई पूरी तरीके से। ओके ओके, कहाँ ज्यादा बेटर था? यहाँ पे? ये तो, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ का प्रोसेस तो स्मूथ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि अगर आपका एक काम हुआ तो वो 6 महीने के बाद हो रहा है। राइट, ये भी तो खराबी थी। ये भी खराबी है, लेकिन जेएनयू फिर भी टू सम एक्सटेंट इट वाज गुड, क्योंकि जेएनयू में प्रोसेस वगैरह कहीं हद तक थोड़ा स्मूथ था। अनलाइक कि अब हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप करो या लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको सर्टिफिकेट 2 साल के बाद मिलेगा। लेकिन जेएनयू में जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है तो थोड़ा स्मूथ था प्रोसेस। आईसर में भी अच्छा रहा, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये एक थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो लोग आते हैं मतलब कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी रहा है तो उसको पता चलता है कि डिफरेंस है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, और एक अच्छी चीज़ भी रही कि यहाँ प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ था एकेडमिक लेवल पे। पर्सनल लेवल पे एक तरह का कल्चरल शॉक रहता है जिसको बोलते हैं आप, क्योंकि सर्टेनली आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जहाँ मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल रहे हैं और ये निकल रहा है, एंड देन व्हेन यू एंटर इनटू अ कैंपस के जहाँ मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब लोगों को पता नहीं है, तो एक कल्चरल शॉक था कि मतलब आखिर ये बच्चे जो आईआईटीज वगैरह से आते हैं या फिर जो तैयारी करके, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, तो उनके सोचने और समझने का नजरिया क्या है। तो ये थोड़ा सा कल्चरल शॉक रहा। दूसरा ये रहा कि जब मुझे क्लास मिली टीए ड्यूटी वगैरह, तो हम लोगों को कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका नहीं मिला। हम लोगों को बोला गया कि आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है। तो मुझे लगा कि भाई कि ये लोग सोचते हैं कि यहाँ बस इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, तो मुझे एक इंग्लिश का टीचर डाल दिया गया। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि अगर मुझे कोर्सेज मिलते हैं तो शायद कुछ एक अच्छा एक्सचेंज हो सकता था, तो वो नहीं मिला। बट आई थिंक इट्स फाइन। ओवरऑल मुझे लगा कि मतलब जर्नी तो साफ रही है, क्योंकि मतलब सुपरवाइजर से भी थोड़ा ऐसा कुछ रहा नहीं, अच्छा रिश्ता रहा दोनों से। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि आपने जेएनयू में भी अपना 4-5 साल गुजारा, यहाँ पे भी आपने 5 साल गुजारा, तो दोनों इंस्टीट्यूट्स के अगर मैं स्टूडेंट को उठाऊं, एक टिपिकल स्टूडेंट को उठाऊं, तो दोनों की सोच में क्या अंतर क्या है? अगर मैं कोई प्रॉब्लम देता हूँ या उनसे बात करके, आपको क्या डिफरेंसेस क्या पता चलेगा? एक तो बड़ा डिफरेंस होता है कल्चरल बैकग्राउंड का। ओके। यहाँ जो बच्चे आते हैं इनका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अलग है। क्योंकि जेएनयू से जो बच्चे आते थे वो मतलब एक बहुत ही मतलब जैसे कालाहांडी जैसा जिला है उड़ीसा में, वहां से भी एक बच्चा आ रहा है जेएनयू में। अब आप सोचिए कि आईसर जैसे इंस्टीट्यूशन में कालाहांडी से बच्चा आके पढ़ नहीं सकता, compete नहीं कर पाएगा। तो एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि जेएनयू के अंदर में एक अलग चीज है। क्यों नहीं compete कर पाएगा? मतलब किस उससे कह रहे हैं आप ये? पहला तो ये है कि मुझे लगता है साइंस एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि साइंस, खासकर ग्रेजुएशन करना साइंस में एक बहुत ही मतलब प्रिविलेज काम है। एक बहुत अच्छा वर्ड होगा कि खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशन आईआईटीज में, तो ये प्रिविलेज मुझे लगता है कि अगर आपके पास ना भी है तो यू कैन सर्वाइव इन जेएनयू। और एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि हम लोग गंगा ढाबा एक जगह है जेएनयू में, वहां हम लोग बैठते थे और लाइब्रेरी फेमस है, वो काफी फेमस है। हम लोग लाइब्रेरी के बाहर आके बैठते थे और एक टाइम ये था कि गंगा ढाबा पे 5 जगह पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं और पांचों लोग अपने अपने घर की भाषा में बात कर रहे हैं। कोई भोजपुरी, कोई मगही, कोई अवधी, तो ये कोई खड़ी बोली में बात कर रहा है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा कल्चरल माहौल जिसको मतलब सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, जिसको जिया जा रहा है। मतलब एक होता है कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ ओणम होता है, ये होता है, वो सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। और चूंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ तो एक खड़ी बोली के साथ ज्यादा क्लोजनेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ या तो अवधी बोलते हैं या खड़ी बोली बोलते हैं लोग। तो एक वो भी लगा। और चूंकि मैंने भी मतलब बहुत ज्यादा साउथ इंडिया के लोगों के साथ रहा नहीं हूँ, तो एक वो भी डिफरेंस मुझे महसूस हुआ थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड जो प्रिविलेज वाला मामला है, ये साइंस स्टूडेंट के साथ रहता है। आप सोचो कि एक बच्चा मतलब आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, वो लाखों रुपए देता है, राइट, और तब वो यहाँ पे आता है, तो उसके लिए वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ एथिक, वो कहीं हद तक खत्म हो जाता है। मतलब उसको समझ में नहीं आता होता क्या है। बट ऑल्दो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे तो यहाँ बहुत अच्छे आते हैं,
क्योंकि जो IIT जेईई निकाल के आ रहा है वो बच्चा कमजोर तो होगा नहीं। राइट। लेकिन JNU में आप देखिए कि बच्चा कमजोर से कमजोर बैकग्राउंड से भी आ रहा है, लेकिन वो एक तरह का उसका स्ट्रगल जो है ना कहीं हद तक उसके लिए मतलब बेनिफिट वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है मुझे लगता है। ओके ठीक है भैया, ये भी आपने काफी अच्छा जवाब दिया। और मुझे इसमें एक चीज और क्लैरिटी चाहिए कि जैसे आपने बताया कि बहुत आप अगर मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास से हैं और आप इस जर्नी में आना चाहते हैं, PhD वाली जर्नी में आना चाहते हैं, या फिर आप कुछ बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो, तो क्या है मतलब उनका पाथवे क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो बात फिक्स है कि आपके पैसे खर्च होंगे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप इन सब के बारे में थोड़ा सा नहीं सोच सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होगा, उनका पाथ क्या होना चाहिए जो इस इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं? हाँ राइट। और जो नॉन प्रिविलेज बैकग्राउंड है, मेरा ये मानना है कि अगर आप नॉन प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो और आप आईसर जैसे इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हो तो डिफिकल्टीज तो आपको आएगी ही आएगी डेफिनेटली, क्योंकि कहीं हद तक फीस की डिफिकल्टीज आएगी। क्योंकि जहाँ JNU में आप 200 रुपये में पढ़ रहे हो वहाँ यहाँ 50,000 आपका लगेगा। तो एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो होगी ही होगी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो होती है, एंड आई थिंक वो सॉफ्ट स्किल की होती है। क्योंकि आपका अगर सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव ना रहे, भले से आप मतलब किसी गांव से आ गए हो और बट देन यू आर इन आईसर भोपाल, आपका अगर सॉफ्ट स्किल अच्छा ना होगा तो आप 5 साल में अगर 9 का ग्रेड भी लेकर आप CPI जा रहे हो तो आप कंपनी के इंटरव्यू देने जाओगे राइट। तो वो आपको सॉफ्ट स्किल में भगा देगी। जैसे डेलॉयट जैसी कंपनी में आप जा रहे हो तो वो आपको क्यों लेगी जब आप डील ही नहीं कर पा रहे हो कस्टमर के साथ। तो सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आप बताना चाह रहे हो? सॉफ्ट स्किल में मतलब प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो अपने काम को, या फिर कहते हैं कि आप बोल कैसे रहे हो। बिकॉज लेट्स से व्हेन यू एंटर इनटू अ ग्लोबल मार्केट आपको हिंदी में तो बात नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये सॉफ्ट स्किल कैसे आपका इंप्रूव हो रहा है। ओके। आप मतलब सोच कैसे रहे हो, समझ कैसे रहे हो, एक सोसाइटी में अपने आप को देख कैसे रहे हो। तो एक कंपनी आपसे ये भी डिमांड करेगी। तो बच्चे अगर एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, दूसरा ये सॉफ्ट स्किल की मेजर प्रॉब्लम होती है। एंड आई थिंक फॉर सॉफ्ट स्किल मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो इंस्टीट्यूट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, या फिर बच्चा खुद से मेहनत करे। 2 ही रास्ता है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट ही अगर कुछ इस पे एक्शन ले लेना तो फिर थोड़ा सा और एक्सेलरेट हो जाए। क्यों होता है ना, क्योंकि बच्चे हेजिटेट भी करते हैं एक दूसरे से बात करने में। राइट। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना नहीं आता किसी से, तो मैं अगले आदमी से बताने में भी हेजिटेट करूंगा ऐसी जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कलेक्टिव कुछ भी अगर कोर्स ऐसा हो जिसमें इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अगर सॉफ्ट स्किल में भी काम करवा दे तो फिर थोड़ा सा और उन लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अभी नॉन प्रिविलेज्ड है और यहाँ पे वो आ भी गया, तो क्या रिजर्वेशन भी इसीलिए बनाया गया था कि जिससे जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं वो ऐसी एलीट जगह पढ़ सकें? देखिए रिजर्वेशन एक तो मतलब जैसा डॉक्टर बाबा साहब मतलब जिन्होंने मतलब एक मतलब कहते हैं कि रिजर्वेशन जरूरी भी था। राइट। जरूरी इसलिए था कि एक समाज जो ऑलरेडी मतलब कहते हैं कि जो कई सालों से पिछड़ा हुआ था उसको आगे करने की बात थी। बिल्कुल सही। और आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें वो एक्सेस नहीं कर पाता है। भले से आप रिजर्वेशन लेके यहाँ पर आ जाओ, लेकिन वो एक्सेस कर पाना चीजों को, नौकरियों को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर कोई सरकारी अधिकारी बन गया है, यहाँ से IAS ऑफिसर बनेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, काम करेगा। तो अगर उसके पास वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, क्योंकि वो प्रिविलेज नहीं था, वो राइट, वो एक लोअर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो फिर वो मतलब वहां से कैसे compete कर पाएगा। अल्टीमेटली उसका लॉस है यहाँ 4 साल 5 साल पढ़ने के बावजूद भी। तो रिजर्वेशन एक नेसेसरी तो थी, मतलब एक नेसेसरी कंपोनेंट था, बट एट द सेम टाइम जो प्रॉमिस देता है रिजर्वेशन वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है आज भी। तो ये कहीं हद तक मतलब हमको चाहिए कि भाई अगर सोसाइटी कलेक्टिवली काम करे कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर जैसे पिछड़े समाज से आते हैं उनके लिए अगर सोसाइटी कलेक्टिवली काम करे, एक सोशलिस्ट अप्रोच होना चाहिए, राइट, जिससे सोसाइटी मिलजुल के काम करे, तो आई थिंक दैट कैन एक्चुअली वर्क फॉर दीज पीपल रादर देन क्रिटिसाइजिंग दीज पीपल कि भाई तुम ऐसे ही कम परसेंटेज लेकर आ गए हो, 40% में आ गए हो। भाई आप वो देखो, वो तो ऑलरेडी मतलब पिछड़े समाज से आ रहा है, तो वो आ गया तो आप उसकी मदद करो ना।
राइट, rather than criticizing. अभी उसको आगे कैसे आगे आप कैसे किया राइट जाएगा। राइट 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 रादर उसको बुली कर रहे हैं लोग, bully। राइट राइट राइट, ये भी समाज में काफी हो रहा है भैया। ये भी मैंने देखा जब मैं साथ भैया से बात करने गया था तो ये यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे तो मुझे वो कहानी थोड़ा जाननी है कि वैसे आप लोग को मैं बता दूं कि साथ भैया ने 2 बार मेंस भी लिखा है यूपीएससी का। तो अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे यूपीएससी की तरह। तो भैया यूपीएससी की जर्नी बताइए, क्यों आप यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा बेंड हुए, क्यों नहीं आप यही वाली जर्नी, पीएचडी वाली जर्नी को आगे आप बढ़ाइए, आप अपने थॉट्स दीजिए, कुछ बुक्स लिखिए जो आने वाले समाज को काफी प्रभावित करे, क्यों आपको यूपीएससी करना है? मतलब एक तो ये था कि मतलब यूपीएससी पहली बार जब मैंने दिया था तो वो मास्टर्स के मतलब टाइम पे दिया था। उसके बाद आप देखिए कि मेरा एक ब्रेक था यूपीएससी से। ओके, मैं बहुत दूर हो गया था इसके। फिर कई सालों के बाद मैंने दिया। जब आप पीएचडी में आ गए? हाँ, तो मैंने छोड़ दिया था पूरी तरीके से। मैंने मन बना लिया था कि मुझे अब फिलोसफी पढ़नी है। तो पहली बार जब मैंने दिया था तो वो मेरा हो भी गया था, पहली बार में ही मेंस तक मैं गया था। तो वो था कि भाई वो लोग साथ में पढ़ रहे थे तो मुझे लगा भाई ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ऐसा लोगों को लगता था कि वो जेएनयू में जब आप रहते हो तो भाई यूपीएससी का एक चार्म बना रहता है। या मेरा रूममेट आईएएस बन के निकला है। तो अब मुझे लगा कि भाई अभिषेक भाई बोले कि भाई तुम भी करो तैयारी। तो वो एक तरह का था पीयर, बताते ना कि प्रेशर नहीं कहेंगे कि पीयर सपोर्ट। तो उनका प्रोत्साहन था, इसी वजह से मैंने उस वक्त एग्जाम दिया। अब मैं जब यहाँ पर आया एकेडमिया में तो मुझे लगा कि शायद एक डिफरेंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिया में। लेकिन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ भी वर्किंग कंडीशन वैसे ही है, आपको नौकर बन के ही रहना है। तो मुझे लगा कि जब मुझे नौकर बन के ही रहना है तो या मैं एकेडमिया में रहूं या एडमिनिस्ट्रेशन में रहूं, बात तो बराबर ही है। तो मुझे लगा क्यों ना मतलब वापस से एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाए, क्योंकि एक एकेडमिया से डिससेटिस्फैक्शन भी रहा है कहीं हद तक। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि नौकरशाही यहाँ भी हो गई है। तो वो फ्री थिंकिंग वाला मामला नहीं रहा। तो वो ये डिससेटिस्फैक्शन मुझे लगता है कि मतलब दोनों को लेवल कर रहा है कि भाई जब एकेडमिया और एडमिनिस्ट्रेशन एक है तो व्हाई नॉट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन एकेडमिया, क्योंकि फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने दोबारा फिर एग्जाम दिया। राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाने से ऐसा नहीं लगता कि आप जो आप फिलोसफी अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप एक्सप्लोर करते हो, वो थोड़ा छूट जाएगी, लैग करेगी, क्योंकि आपके पास वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी? नहीं, आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी, आपने सुना होगा हुम्बोल्ट के बारे में, विलियम वोन हुम्बोल्ट। तो आइडिया ऑफ हुम्बोल्ट जो था वो एक ब्यूरोक्रेट था जर्मनी में। एंड जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को आप देखते हैं आज, तो सबसे पहले उसी ने दिया था मॉडर्न यूनिवर्सिटी के आइडिया को। तो हुम्बोल्ट कहता है, वो ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद भी वो अपने वाइट पेपर में आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में लिख रहा है। और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट आए हैं जिन्होंने मतलब लिखा है, मतलब मुद्दों पे लिखा है बातें। जैसे हुम्बोल्ट का एक एग्जांपल हो गया। एंड ऐसा नहीं कि भाई आप अगर ब्यूरोक्रेट हो गए तो आप पोएट्री नहीं लिख सकते हो, यू कैन राइट इट। मैं बहुत सारा ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पोएट्री लिखी है। और यूनिवर्सिटीज स्टडीज के बारे में लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल अगर आपका मतलब वो फ्री थिंकिंग चल रहा है कहीं पर भी, यू कैन डू इट बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इस चीज के लिए रोक लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब उस मामले में इंडिया में उस चीज के लिए भी छूट है कि आप आइडिया को वहां पे भी दे सकते हो। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, बोला कि भाई तुम ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, तुम ये हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे और ऐसा हो जाओगे। तो मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। मैं बोलता हूँ कि प्लेटो एक चीज कहता है कि फिलोसोफर किंग के बारे में बोलता है। तो अब फिलोसोफर वो होता है जिसके पास रीजन होता है। बिल्कुल सही बात। और किंग जो होता है उसके पास अथॉरिटी, क्षत्रिय जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है। अभी आपके पास दोनों हो जाएगी। अगर दोनों हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। राइट। तो भैया लेकिन अब ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए मैं यही फिलोसफी जो आप पढ़ रहे हो, इसको मैं अगर एकेडमिया में ही रह के पढ़ूं और 4 लोग मेरे आसपास उसी विचारधारा के हों, तब मैं उसमें ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। राइट। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, जैसा आप बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, लेकिन वो क्या एक्सप्लोरेशन आपको मिलेगा। और हाँ, ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया की है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर मैं वेस्टर्न। राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में ज्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मतलब
थोड़ा कहीं पे डिसीजन आपको रिग्रेट नहीं? हाँ, ये मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। और मतलब इसके लिए जैसे मैंने कहा कि भाई कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम अगर अपने आइडियाज लिख सकते हो, इफ यू कैन राइट अ बुक, राइट, व्हाई डोंट गो एंड राइट अ बुक। बट एक डिससेटिस्फैक्शन भी है, जैसे मैं बता रहा हूँ एकेडमिया से, क्योंकि एकेडमिया का जो काम हो गया ना, नेचर बहुत वैसा हो गया है कि मतलब एक तरह का मार्केट बेस्ड, मार्केट ड्रिवन काम। तो ये डिससेटिस्फैक्शन मुझे लगता है कि कहीं हद तक इससे दूर कर रहा है कि भाई क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह को देख रहे हैं, तो वो बहुत सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बस ऐसे ही बनते हैं नाम के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई जब वो नाम के लिए बन रहे हैं, अगर मेरे पास पोटेंशियलिटी है, व्हाई नॉट जस्ट गो एंड बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ भी वो मार्केट ड्रिवन मामला है, और ये मार्केट ड्रिवन इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और फंडामेंटल साइंसेस से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रू। और ये बात को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि फंडामेंटल साइंसेस में फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक इफ अगर आप फ्रीडम को बांध दे रहे हो तो ना बच्चा सोच पा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट, एक तो ये है कि भाई आप जॉब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चा पढ़ रहा है उसको जॉब भी दो, एक बेयर मिनिमम जॉब दो, और सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने आप से। So it's not the government but the society has to restructure itself। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी कहा, जैसे मैंने बोला कि फ्यूडल थिंकिंग, कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो 10 लाख कमाएगा। बिल्कुल सही बात है। यूएस में नहीं होता है। You can work in let's say McDonald's, right. and you can still do your undergraduate। तो मैं कह रहा हूँ कि ये समाज को खुद से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। If society has to capitalize on it, उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी सोच को particularly, then you can make some difference। Otherwise I think it's a futile thing। right। और गवर्नमेंट को थोड़ा सा फाइनेंशियली भी जैसे इसमें थोड़ा सा फंड वगैरह ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नाउअडेज मतलब अभी के टाइम पे बहुत कम फंड हो गया फंडामेंटल साइंसेज में, रादर देन जो फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड अप्लाइड साइंसेज। राइट, अप्लाइड साइंसेज में है। और जो आपने ये वाला पॉइंट बताया कि अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट होके आफ्टर 12 तो अपने आप ही देखें क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी उनकी फ्री विल ज्यादा रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, जो आप कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग जो है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि उनके पास शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहते हो ना, और फिर गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा और रोल प्ले कर देती है, जिससे आप थोड़ा सा डगमगा भी जाते हो। राइट। तो भैया आपसे बात करके काफी जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ। राइट, एग्जाम दे रहे हो आप, तो मैं ये होप करता हूँ कि आप यूपीएससी क्रैक करो, जिससे मैं अगली बार अगर आपसे इंटरव्यू करूँ तो आप एक आईएएस ऑफिसर रहे। और जरूर मुझे मौका दीजिएगा, अगर आप बनते हो तो मैं आपको मेल जरूर करूंगा, और फिर हम भैया से मिलेंगे और इनसे नई नई बातें करेंगे। तो और किसी को भी साथ भैया से कुछ रिसर्च से रिलेटेड या फिर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इनके ग्रुप का लिंक या इनका जो रिसर्च पेपर कुछ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनकी ईमेल आईडी लेके इनको मेल कर सकते हो। थोड़ा डिले हो सकता है वहां से, मतलब रिप्लाई देने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन भैया जरूर आपको रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और रिसर्च अनप्लग्ड देखते रहिए, क्योंकि हम लोग नए नए इंटरेस्टिंग गेस्ट को बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।